पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रूस का सफल दौरा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया रवाना। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ भारतीय समुदाय से होंगे रूबरू। मॉस्को में लिखी गई भारत रूस दोस्ती की नई इबारत। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा सहित सभी अहम मुद्दों पर चर्चा। पुतिन ने दोनों देशों की मित्रता को बताया बेहद रणनीतिक साझेदारी। रूस की धरती से पीएम मोदी ने दिया संवाद और कूटनीति से शांति तक पहुंचने का संदेश। कहा, बम, बंदूक और गोलियों के साथ संभव नहीं शांति। आतंकवाद का भी उठाया मुद्दा। आतंकवाद के किसी भी प्रारूप को बताया अस्वीकार्य। प्रधानमंत्री ने रूस के सामने मजबूती से उठाया गुमराह कर रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीयों का मुद्दा। रूस ने इन भारतीयों को जल्द कार्य मुक्त करने का दिया आश्वासन। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रूस संबंधों में शानदार योगदान के लिए दिया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड। पीएम ने बताया सभी भारतीयों का सम्मान। मॉस्को में टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर स्मारक पर प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। रोसाटॉम पेविलियम जाकर परमाणु अनुसंधान का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं भारत रूस के रिश्ते। रूस में 2 नए भारतीय महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा। तमिलनाडु में दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भाजपा आक्रामक। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने स्टालिन सरकार पर साधा निशाना। राज्य बसपा प्रमुख आर्मस्ट्रांग हत्या की सीबीआई जांच की मांग। हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट के बाद एक्शन में योगी सरकार। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित। रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन और सत्संग आयोजकों को ठहराया गया है जिम्मेदार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के हेड कोच। बीसीसीआई ने की घोषणा। 2027 तक रहेगा गौतम गंभीर का कार्यकाल। राहुल द्रविड़ की लेंगे जगह। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ भी वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं उस समय के जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हुए और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर वहां के भारतवंशियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रिया के कोने कोने से लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक यात्रा की साक्षी बनने के लिए राजधानी वियना पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता गौतम रॉय ने वियना में आए लोगों से इस यात्रा को लेकर बातचीत की। 4 दशक के समय से भी अधिक के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इस वक्त ऑस्ट्रिया के दौरे के लिए कुछ ही समय रह गया है। आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भारतीय समुदाय यहाँ पर तकरीबन 31,000 का है और उनमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भी आए हुए हैं। हम बहुत ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ ऑस्ट्रिया की धरती पे आ रहे हैं और वी आर सो एक्साइटेड। आफ्टर 40 years दे आर कमिंग हियर टू फर्स्ट टाइम इन वियना। सो हम बहुत ही उत्सुक हैं। बस मुझे उनसे मिलना है, उनको देखना है, क्योंकि it is like a dream. So me and my son, Jainil Dave, we came to see him. I'm just really excited because he's coming to Vienna and I've never really seen him in real life. बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर कि फर्स्ट टाइम कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर 40 साल के बाद ऑस्ट्रिया वियना में आ रहा है और पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है। और चाहते हैं हम कि दोनों कंट्रीज एक साथ बहुत सारे कोऑपरेटिव MOU साइन करे और आगे इसी तरह कोऑपरेशन करता रहे। मुझे लगता है कि मोदी जी करेक्ट शेयर पे आए हैं ताकि इधर का जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन वियना हो वो हमारे अपने देश में भी आए एंड अपना देश सही तरीके से प्रगति करे। बहुत खुश है, इतना सालों के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। हमारा दोनों ऑस्ट्रिया एंड इंडिया का रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से उम्मीदें, कई तरह की उम्मीदें और आइडियाज़ के साथ भी यहाँ पर लोग आए हैं, भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। लेकिन एक उनमें आम राय है कि संबंध और बेहतर होने चाहिए ऑस्ट्रिया के साथ और दोनों देशों को साथ साथ और प्रगति करनी चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ गौतम रॉय, वियना, DD न्यूज़। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि बम बारूद और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती है। उन्होंने बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट के समाधान की वकालत की। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबा। भारत सबके हित और विकास की बात दुनिया के सामने दृढ़ तरीके से रख रहा है। मॉस्को क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ सम्मेलन स्तर की वार्ता के समय प्रधानमंत्री ने भारत की स्पष्ट नीति को दोहराया। रूस यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भारत के नजरिए पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी आभार जताया। जो यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। वैश्विक विकास के लिए सहयोग और संवाद कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इसे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के वक्त भी रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत विश्व की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस भारत के बीच 22वां वार्षिक सम्मेलन वैश्विक व क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान, विकास और विश्वास की ओर अपनी अहमियत रखता है।
दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के मजबूत साझेदार बने रहने की दृढ़ता तो दोहराई, वहीं आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इसी कड़ी में भारत ने 2 नए काउंसुलेट रूस के कजान और युकातोरिनबुर्ग में खोलने की घोषणा की है। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने मॉस्को स्थित रशियन एग्जीबिशन सेंटर में रोस्तम पवेलियन देखा। ये पवेलियन साइंस, तकनीक और एटॉमिक रिसर्च मॉडल का एक बड़ा सेंटर है। प्रधानमंत्री ने यहाँ परमाणु ऊर्जा का उपयोग असन्य क्षेत्र जैसे कृषि, चिकित्सा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में करने की संभावनाएं और तकनीक की विस्तार से जानकारी ली। मॉस्को से अरुण और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। Agenda of discussion between the two leaders was principally economic. It dominated the discussions both at the dinner yesterday and earlier today, but also included elements relating to cooperation between the two countries in the political sphere, larger space of economic engagement covering extensively trade, capital linkages, energy, science and technology cooperation. Defense and security was also another element of the discussion, and the larger development of a situation regionally and globally. राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के दौरान रूसी सेना में कार्यरत भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि 10 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। We have mentioned this in the past that while we do not have the precise indication of the specific numbers, we expect or anticipate them to be roughly between 35 to 50, a total number of Indian nationals, out of which 10 Indian nationals we have managed to bring them back to India through very active efforts on our own and also in partnership with the Russian system. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 9 समझौतों पर सहमति बनी। First is the program of cooperation in trade, economic and investment spheres in Russian Far East for the period 24 to 2029. 2, the MOU between the two ministries of environment and climate change. 3, MOU between the Surveyor General of India and its counterpart on the Russian side with regard to cooperation in the general space of cartography, but also the associated areas involved in that space. 4th, the MOU between the National Center for Polar Research and Ocean Research under the Ministry of Earth Sciences in India and the Arctic and Antarctic Research Institute of the Russian Federation. 5th, the cooperation on the broadcasting area between Prasar Bharati and TV Novosti on the Russian side. 6th, agreement on cooperation between the arbitration bodies on both sides, that is India International Arbitration Center and the International Commercial Arbitration Center at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. 7th, the joint investment promotion agreement between Invest India and the joint stock company, management company of Russian Direct Investment Fund. 8th is the MOU between the Trade Promotion Council of India and All Russia Public Organization called Business Russia. And the last being on the in the field of pharmacopoeia, more focusing on exchange of information and capacity building
between the relevant entities on both sides. पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। भारत और रूस के बीच रणनीति, साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में पीएम मोदी के योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड को सभी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट गॉड का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों से मिले सम्मान में से खास है। यह उन्हें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्रों में से भी एक हैं। भारत रूस की मित्रता का ये नया दौर राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में और भी प्रगाढ़ हुआ है। आपके साथ भी करीब करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। क्रेमलिन में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में जब पीएम मोदी पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जो अटूट मित्र के रूप में दोनों नेताओं की बानगी को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस में भले तापमान माइनस में चला जाए, लेकिन भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है। मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। वहीं मॉस्को के एटम पवेलियन में मोदी पुतिन की बॉन्डिंग का नजारा दुनिया के देशों के लिए बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर को देखा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ रहे। प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बारीकी के साथ परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने आवास नोवो ओग्रियोवो पर एक निजी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की आपस में केमिस्ट्री देखी गई। उसे तस्वीरों और शब्दों के माध्यम से दुनिया ने देखा। पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे। अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यात्रा पर असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग को समर्पित एक फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री को परमाणु सिम्फनी भी दिखाई गई, जो VVER 1000 रिएक्टर का एक स्थायी कार्यशील मॉडल है। ये भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंडप में प्रधानमंत्री ने भारतीय और रूसी छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत भी की। उन्होंने उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को जानने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका उपयोग भविष्य की पीढ़ियों और संपूर्ण जगत के हित के लिए किया जा सकता है।
इस मौके पर छात्रों ने भी अपने अनुभव को साझा किया। We had an interesting interaction. They were interested in how our experiences in Moscow and Russia were, and how our education is going on over here. And it was they were interested in how we feel as students studying here in Moscow. इस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि रूस और भारत की जो दोस्ती है हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जल्दी हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगी। Today we had a wonderful opportunity to meet with our leaders, His Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, as well as the President of Russia, Mr. Vladimir Putin. We had a wonderful conversation about the life and education of Indian students at Moscow, about their welfare and their future prospects. हम बहुत खुश हैं यहाँ और हम विश करते हैं कि स्टूडेंट्स आइए इधर और पढ़िए। मैं भी तमिलनाडु से हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आई लव नरेंद्र मोदी जी। एक वैश्विक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर विभिन्न धार्मिक समुदाय के धर्मगुरुओं और भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित होते भारत का जश्न मनाया। गगनचुंबी इमारतों और अपनी चकाचौंध के लिए दुनिया भर में मशहूर न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, द यूनिटी ऑफ फेथ्स फाउंडेशन और भारतीय अप्रवासियों के सहयोग से पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित होते भारत पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टाइम्स स्क्वायर में स्क्रीन पर भारत के उत्थान का वीडियो प्रदर्शित किया गया, जिसमें अतुल्य, समावेशी और विश्व के लिए प्रेरणादायक विकसित होते भारत की तस्वीर पेश की गई। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद और इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन के संयोजक सतनाम सिंह संधू भी मौजूद रहे। मोदी जी को टाइम्स स्क्वायर में देखकर बड़ी स्क्रीन पर दिल बड़ा खुश हुआ। ये यहाँ मोदी जी का मैसेज सारी दुनिया में जा रहा है। वी आर स्टैंडिंग हियर इन द टाइम्स स्क्वायर, इन द सेंटर ऑफ टाइम्स स्क्वायर, वेयर ऑल द स्क्रीन वाज शोन मोदी जी। मोदी जी ने जब गुरु नानक देव जी का गुरपुरब था, सभी एम्बेसीज को कहा गया था कि ये मनाया जाए। उन्होंने एकता का एक दावा सभी को किया है, एंड वी आर रियली हैप्पी एंड थैंक यू मोदी जी। ऑल द सिक्स फ्रॉम यूएसए आर विद यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान भारत में अल्पसंख्यकों समेत सभी समुदायों का समावेशी विकास हुआ। भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को लेकर इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और द यूनिटी ऑफ फेथ्स फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से एक गोल मेज बैठक आयोजित की। बैठक में पीएम के कार्यों की सराहना हुई और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। विश्व इस समय बहुत बड़े संकट की परिस्थिति से गुजर रहा है, और ईरान में हो या यूक्रेन में हो या रशिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है इस समय विश्व में, वो है मोदी जी। उन्हें कई हद तक इसको डिले करने की कोशिश की है। भारत दुनिया को विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश लगातार देता रहा है। इसकी एक मिसाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रूस दौरे पर रूसी राष्ट्रपति के समक्ष भी पेश की। उन्होंने कहा कि संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है, और साथ ही पीएम ने आतंकवाद को भी बड़ा खतरा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत और यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की 12वीं बैठक अबू धाबी में हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई, जिनमें प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा, औद्योगिक सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहित क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी विचार विमर्श किया और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद कर रहे थे। बैठक की सह अध्यक्षता यूएई के ब्रिगेडियर जनरल जमाल इब्राहिम मोहम्मद अल मजरूकी ने की। दोनों देशों की नौसेना और सेना के बीच स्टाफ वार्ता भी आयोजित हुई। याद रहे कि भारत यूएई जेडीसीसी की स्थापना 2006 में हुई थी। तब से अब तक 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस संगठन पर लगा प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस संगठन को आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की ओर से की गई जांच में मिले नए सबूतों के आधार पर लिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर लोको पायलटों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि लोको पायलटों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने उत्तर रेलवे के लोको पायलट रनिंग रूम का जायजा लिया और जाना कि सरकार की तरफ से लोको पायलटों को किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वही रूम है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोको पायलट से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने लोको पायलट्स को रेलवे की रीढ़ बताया और साथ में बोला कि उनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। रेलवे की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि लोको पायलट्स को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई समस्या नहीं है। खाना उनको अच्छा मिल रहा है। जिस कमरे में रेस्ट कर रहे थे वो एयर कंडीशन रूम है। और हम इस समय उत्तर रेलवे के एक लोको पायलट लॉबी पर हैं और हम चल के देखते हैं कि जो सुविधाएं लोको पायलट्स को जो मिलती हैं वो किस तरह की हैं। हम अब आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं जो लोको पायलट्स की कैंटीन है, जहां पर लोको पायलट्स खाना खाते हैं। लोको पायलट्स का जो सब्सिडी के साथ भोजन का एक मेन्यू है, उसकी एक यहाँ पे बोर्ड है जिसमें आप देखिए सोमवार मंडे से लेके और संडे तक की मील लिखी हुई है। साथ में ये देखिए अगर इंडियन रुपीस में 5 रुपये 80 पैसे के का एक कूपन है जो उनको मिलता है, जिसके बाद उनको खाना मिलता है। और 1 फूड कूपन 1 मील, यानी कि एक कूपन के साथ एक खाना है। और साथ में अगर किसी तरह की उनको चेंजिंग भी करनी है तो सजेशन बुक्स भी हैं। समय 3 कुक को देख सकते हैं जो लोको पायलट्स के लिए खाना तैयार करते हैं। और इस वक्त जो अगर एक थाली है जो अभी लगी हुई है, मेरे कैमरा सहयोगी अजीत दिखाएंगे, इसमें सब्जी है, दाल है, रायता है, चटनी है और अचार है और सलाद है। और वहाँ रोटियाँ बनती हुई देखिए, वो यहाँ पर प्रॉपर ताज़ा खाना बनाया जाता है। गरम गरम रोटियाँ लोको जो पायलट्स हैं उनको खिलाई जाती है। और जो खाने की क्वालिटी है इसको देखकर कहा जा सकता है कि खासा उम्दा खाना लोको पायलट्स को मिलता होगा। हम आपको लेकर चलेंगे लोको पायलट्स के उन रूम में जहाँ पर वो आराम करते हैं। ये लोको पायलट्स का रूम है जहाँ पर लोको पायलट्स ड्यूटी के बाद आकर आराम करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लोको पायलट्स इस समय मौके पे आराम कर रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और देखिए यहाँ पर लोको पायलट्स हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और नाम बताएंगे, कौन सी ट्रेन लेके आए हैं? अच्छा सर, हम सुबह से आए हैं। हमारा हेडक्वार्टर लुधियाना है। क्रांति एक्सप्रेस आते हैं हमारे यहाँ से 1:24:46, उसको लेकर के आए हैं। सर अभी आए हैं क्या? नहीं, हम तो सुबह के आए हैं। सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ जी, सब मिलती हैं। एक और लोको पायलट है। सर आप कौन सी ट्रेन लेकर आए हैं? हम ये क्रांति लेके आए हैं। कहाँ से आए सर? लुधियाना से। यहाँ आने के बाद वो सारी सुविधाएं, खान पान, आराम, बाकी सारी सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आप खुद से कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। तो कुल मिला के कहा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि लोको पायलट्स भारत की रेलवे की रीढ़ है, उनका वो बयान कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो जिस तरह से हमने लोको पायलट से बात की और लोको रनिंग रूम में जो लॉबी है जहां पर ये आराम करते हैं वहां पर हमने देखा तो वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर किस तरह की लाइब्रेरी है और यहाँ पर और वो कौन सी सुविधाएं इन लोको पायलट्स को मिल रही हैं। हम देखेंगे तो बाकायदा कुछ अखबार आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें आप देखिए हिंदी के अखबार हैं और अंग्रेजी के अखबार भी हैं। और यहाँ पर लोको पायलट्स अगर उन पे समय है तो वो अखबार पढ़ते हैं और जो रूटीन की खबरें हैं उनको देखते हो। साथ में ये देखिए लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, उनको पढ़ने के लिए किताबों की भी सुविधा है। तो ये वो लाइब्रेरी है जो लोको पायलट्स अगर उनके पास समय है और पढ़ना लिखना चाहते हैं तो उनको लाइब्रेरी की वो किताबें भी पढ़ने को मिल सकती हैं। तरह से राहुल गांधी ने दावा किया नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कि लोको पायलट्स को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन जिस तरह से डीडी न्यूज़ ने
एनसीआर और नॉर्दर्न रेलवे का जो ये लोको पायलट लॉबी सेट्स है, हमने यहाँ पर जो देखा वो राहुल गांधी के दावों से इतर चीजें दिखाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय रेल में लोको पायलट्स हैं और जो लोको पायलट्स यहाँ पर आकर अपनी फर्ज के साथ साथ यहाँ आराम कर रहे हैं, उनको भारतीय रेल वो सारी सुविधाएं दे रहा है। कैमरामैन अजीत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं का लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपमान किया है, जिसके लिए राहुल गांधी को हिंदू समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। ये कहना है राजधानी दिल्ली में हिंदू शक्ति संगम में जुटे हिंदू समाज के साथ साथ धर्माचार्य और आध्यात्म से जुड़े संतों का। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हिंदुओं पर विवादास्पद बयान देने के बाद राहुल गांधी का विरोध पूरे देश में लगातार जारी है। पूरे देश में हिंदू संगठन लगातार राहुल गांधी के उस बयान पर विरोध दर्ज करा रहे हैं जिस पर उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का संसद में हिंदू समाज पर दिया बयान धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के बाद अब संत समाज ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। साधु संतों द्वारा आज राजधानी दिल्ली में हिंदू शक्ति संगम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू समाज के अलावा और भी कई समाज के संतों ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सहिष्णु है, और हिंदू सहिष्णु होता है और जब वो अपनी शक्ति को एकत्र करता है तो शिवाजी बन जाता है। हिंदू के बारे में कोई कमजोर बात ना करे। सारे विश्व को मालूम है कि हम शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति रोकदे की कामना से काम करते हैं, और यही हमारा शुभ संकल्प भी है। हिंदू धर्म पर हमलों के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से वाल्मीकि, रविदासी, बौद्ध, जैन, सिख और आर्य समाज के संत प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे। संत समाज और जनप्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण को हिंदू सनातन विरोधी बताते हुए हिंदू समाज से सार्वजनिक माफी मांगने की चेतावनी भी दी। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सबकी सुरक्षा करने वाला है। हिंदू के लिए सभी के हित सर्वोप्रिय हैं। हिंदू सबकी चिंता करता है और हिंदू सबको स्वीकार करता है। हमारी इन सब नेताओं से अनुरोध है कि आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ऐसी भाषाओं का उपयोग मत करिए। हिंदू आपके इन सब बातों का जवाब देगा, इसके लिए तैयार है। बहरहाल धर्माचार और अध्यात्म से जुड़े लोगों ने हिंदू शक्ति संगम में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से हिंदू समाज को कलंकित और अपमानित किया। इसके बाद हिंदू समाज न सिर्फ आहत हुआ बल्कि संत समुदाय में राहुल गांधी को लेकर गुस्सा भी है, जिसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुओं को अपमानित किया है, इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा कहना है राजधानी दिल्ली में एकजुट हुए संत समाज का। आज संत समाज ने एक सुर में राहुल गांधी से न सिर्फ माफ़ी मांगने की बात कही बल्कि राहुल गांधी को भविष्य में हिंदुओं पर टिप्पणी करने से पहले सोचना भी चाहिए, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार संत समाज और हिंदू समाज में विरोध जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे, उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार के औरंगाबाद जिले के अति नक्सल प्रभावित मदनपुर में फिर नक्सलियों का मंसूबा सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। नक्सली ठिकानों से 5 प्रेशर आईईडी मिले, जिसे बम निरोधक दस्ते ने जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए हमारे संवाददाता मधुरेश की ये रिपोर्ट। बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन और औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। औरंगाबाद जिले के अति नक्सल प्रभावित मदनपुर के जंगलों और पहाड़ों पर जिला पुलिस और कोबरा के 205 बटालियन की संयुक्त टीम ने 48 घंटे तक ये अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान टीम को किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मंशा से प्लांट करके रखे गए 5 शक्तिशाली आईईडी दिखाई पड़े।
टीम में शामिल बम निरोधक दस्ते ने बड़ी ही सूझबूझ से सभी बम डिफ्यूज कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। ये जो है नक्सली के विरुद्ध जो है औरंगाबाद पुलिस का जो अभियान है लगातार जारी है। ये स्पेशल ऑपरेशन टीम बना करके एक संयुक्त टीम है जिसमें 205 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ की और साथ में औरंगाबाद पुलिस की टीम ने कल और परसों 2 दिनों में टोटल 5 प्रेशर आईडी बरामद किए हैं। इसको वहीं पर बरामद कर करके वहीं लोकल में ही विनष्ट कर दिया गया। किसी तरीके की जान माल की क्षति की खबर नहीं है। मदनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि ये आईईडी काफी विध्वंसक थे और नक्सलियों द्वारा इन्हें पुलिस और सुरक्षा बलों को उड़ाने की मंशा के तहत प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिहार के औरंगाबाद से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के बिनागुंडा गांव के पास जंगल में हुई, जब सुरक्षा बलों का एक संयुक्त दल नक्सल विरोधी अभियान पर निकला था। गोलीबारी बंद होने के बाद घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव और राइफल भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कर दिया। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम में बुलडोजरों के साथ हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और बाहरी दीवार तोड़ने के बाद परिसर में बना एक भवन भी तोड़ा गया। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के रामपुर स्थित हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। दरअसल हमसफर रिजॉर्ट के सामने खाद के गड्ढों की जमीन है, जिस पर 4 दीवारी बनवाने के साथ ही एक अवैध इमारत का निर्माण कर दिया गया था। 29 जून 2024 को तहसील सदर के कानूनगो ने 1 सप्ताह का समय देते हुए अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। ऐसे में आज तहसीलदार सदर की टीम हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और पैमाइश करने के बाद सुबह 10 बजे से बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण और कब्जों को हटाया गया। तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर, इसकी जो गाटा संख्या है 164, जिसका रकबा है 0.0380 हेक्टेयर और इसकी जो नौइयत है वो खाद के गड्ढे हैं। उसी पर हमसफर रिसोर्ट का कुछ कब्जा था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और उसमें एक क्या कहते हैं जल परियोजना भी बनी हुई थी। उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। गौरतलब है कि अवैध कब्जे का मामला 4 साल पहले सामने आया था। रामपुर जिला प्रशासन ने तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया था। इसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश कराई गई। इसमें पुष्टि हुई कि ये जमीन खाद के गड्ढों की है। कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने और क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिए। आदेश के पालन में प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण और कब्जों को हटाया गया। रामपुर से आसिम अजीज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई पुलिस ने वर्ली हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद से ही मिहिर शाह फरार था और मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार करने के लिए 14 टीमें बनाई थीं। बीते रविवार मुंबई के वर्ली इलाके में एक BMW कार द्वारा बाइक को टक्कर मारी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अपने पति के साथ यात्रा कर रही एक महिला की मौत हो गई थी। ईडी ने मंगलवार को करोड़ों रुपए के वैट घोटाले की जांच के तहत हरियाणा में 14 स्थानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। छापेमारी में हरियाणा सिविल सेवा के 3 अधिकारियों अशोक सुखीजा, नरेंद्र कुमार रंगा और गोपी चंद चौधरी समेत घोटाले में शामिल होने के संदेह में कई अन्य व्यक्तियों से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए। मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के घोटाले के सबूतों का पता लगाने के लिए ईडी ने ये छापे मारे।
अनुमान के मुताबिक वैट घोटाले से राज्य के खजाने को लगभग 70 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। ईडी ने ये कार्रवाई हरियाणा पुलिस द्वारा घोटाले के संबंध में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद की। सेना भर्ती स्कीम, अग्निवीर और उनको दी जाने वाली बीमा सुविधा पर उठाए जा रहे सवाल पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सरकार बीमा सुविधा के बदले अग्निवीरों से कोई अतिरिक्त रकम नहीं लेती है। अग्निवीर से इंश्योरेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा और इनको 48 लाख विदाउट कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अब उसका जो संज्ञा है आप कुछ भी रख लो। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस आर्मी की होती थी, जिसमें हमारे जमाने से शुरू हुई थी, तो इसमें जो बेनिफिट है अग्निवीर को, जो इसके बारे में कुछ बातें ऐसे भ्रम की कह रहे हैं, उनको मालूम है कि ये बहुत सही स्कीम है। उनको ये भी मालूम है कि यह देश के लिए ठीक है, आर्मी के लिए ठीक है और जो आज अग्निवीर है उनके लिए ठीक है। 4 साल की अवधि समाप्त होने पर अग्निवीर अपने साथ क्या ले जाएगा के सवाल पर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि अग्निवीर एक अच्छा नागरिक बनकर सेना से जाएगा। उनके पास रोजगार के लिए पैसे होंगे, वो इतना प्रशिक्षित होगा कि वो किसी भी काम को करने में सक्षम होगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर सेना के साथ मिलकर भी काम करेगा। जॉब कॉन्टेक्स्ट में हर साल जो जॉब बनती है, जॉब वॉल्यूम बनता है, जॉब नंबर बनता है और जो वर्क फोर्स आती है उसमें ये अग्निवीर सबसे आगे होगा। दूसरा उसको इतने इनिशिएटिव दिए गए होंगे, उसको इतनी डिग्री दी गई होगी कि वो कहीं भी कोई भी काम पर वो जरूर सिलेक्ट होगा। तीसरा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा हो गया होगा कि उससे कोई compete नहीं कर सकता है जो उसके पीयर ग्रुप में है। चौथा, उसको जो 14-15 लाख रुपए जो भी मिलेंगे वो एक निधि होगी, उससे कुछ काम कर सकता है। पांचवा जो सबसे जरूरी है, वो आदमी इन डिमांड होगा और इसी के साथ साथ यह भी सोचना है कि हर आने वाले दिन में वो एक ऐसा हमारे लिए रिजर्व होगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए फिर वो आगे आके सेना में काम कर सकता है। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि जिस भी यूनिट में अग्निवीर रहेगा वो वहाँ वही काम करेगा जो रेगुलर सेना के जवान करेंगे। सेना में ऐसा कोई विभाजन नहीं होता। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें सेना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो भी लोग उठा रहे हैं जो कि सेवानिवृत्त हैं, मैं यह समझता हूं कि शायद उन्होंने भी इसको स्टडी नहीं की है और यह भी हो सकता है कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनका नजरिया कोई और हो, चश्मा कोई और हो। लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि जब हम एक अग्निवीर को लेते हैं, यूनिट में मैं कई जगह गया हूं, कई जगह देखा है, वो वही सब काम करेगा जो कि दूसरा रेगुलर जो भर्ती हुई है वो करने वाला है। अगर ऐसा कहीं क्या डिवाइड हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। इंडियन आर्मी में मैं 36 साल था। एससी कमीशन ने SC/ST कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक सरकार भी ये मान रही है कि फंड का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि वो इस मामले में अपने मंत्रियों को क्लीन चिट भी दे रही है। अब SC कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने स्वीकार किया कि अधिकारियों ने आदिवासी कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग और हेराफेरी की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमने अपने मंत्रियों से बात की है। हमारे एक मंत्री ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। मंत्री होने के नाते जांच का सामना करना ठीक नहीं है। DK शिवकुमार ने कहा कि मंत्री को अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। The investigation is going on. We are very transparent. We don't want to involve with the investigation. Our Honorable Minister has resigned to give a way for a free and fair investigation,
I think there is nothing wrong. The investigation will come out as early as possible. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने 100 दिनों में 6 गारंटी को लागू करने का वादा किया था, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी उन्होंने मुफ्त बस योजना को छोड़कर कोई वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस तेलंगाना के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। आज लगभग 8 महीने हो रहे, एक स्कीम भी एक्सेप्ट फ्री बस स्कीम के बिना कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। ना स्कूटी इंप्लीमेंट हो रहे, ना 2400 इंप्लीमेंट हो रहे, ना कल्याण लक्ष्मी इंप्लीमेंट हो रहे, ना 1 ग्राम गोल्ड इंप्लीमेंट हो रहे, ना नया रेशन कार्ड इंप्लीमेंट हो रहे, ना बेल्ट शॉप हटाने का इंप्लीमेंट हो रहे, कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। ये वादा करके गारंटी के नाम पर सत्ता में आने के बाद तेलंगाना जनता को, खासकर महिलाओं को आज अन्याय किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया। दिल्ली सरकार के 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय वीर यादव ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली के सांसदों ने इस मामले में शिक्षकों की सहायता और सिफारिश की, जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र रुक गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि शिक्षा ट्रांसफ़र की पॉलिसी के बारे में उनको पता नहीं था कि ये बदल गई है। उनका ये बयान गैर जिम्मेदाराना था। ऐसे में हमारे विभाग को कौन देख रहा है ये पता नहीं चल पा रहा। इसी के साथ अजय वीर ने इस मामले पर शिक्षा मंत्री पर राजनीति करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षकों के ट्रांसफ़र को शिक्षा मंत्री ने मुद्दा बनाना चाहा है। ये ट्रांसफ़र उपराज्यपाल ने किया है। जो हमारे ट्रांसफर्स हुए ये हमारे 11 जून को आदेश आया। 11 जून से लेके और 1 जुलाई तक शिक्षा मंत्री महोदय को कभी पता ही नहीं लगा कि 5000 टीचरों के, या एक कंडीशन आई है कि 10 साल से एक स्कूल में रहने वाले टीचरों के ट्रांसफ़र होने हैं। वो अपनी एक ऑर्डर शीट पे एक आदेश जारी करती हैं और डायरेक्टर और सेक्रेटरी को आदेशित करते हैं कि इनमें संज्ञान लिया जाए और ये ना किया जाए। जब ऐसा हुआ तो उसी दिन 1 तारीख को शिक्षा मंत्री जी ने इस तरह का अपना नोट शीट दी और 2 तारीख को मध्य रात्रि 5006 टीचरों के अचानक ट्रांसफ़र कर दिए गए। जब ट्रांसफ़र कर दिए गए तो उसमें नोट शीट में ये बताया कि हमें मालूम ही नहीं था। शिक्षक समाज में इतना भ्रम फैल गया कि क्या शिक्षा विभाग बिना शिक्षा मंत्री की नॉलेज के चलता है। अगर उनको हमारे इतना ये नहीं पता कि 10 साल से एक स्कूल में कार्यरत टीचरों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो क्या शिक्षा मंत्री महोदय को ये नहीं मालूम था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को लेकर कहा कि दिल्ली में आधे घंटे की बारिश से दिल्ली का जलमग्न होना ये साबित करता है कि नालों की सफाई पर दिल्ली सरकार और नगर निगम ने झूठ बोला है। आम आदमी पार्टी की सारी तैयारी आज दिल्ली वालों ने फिर देख ली। पहले भी ये हालत हुई है। जिस मानसून की तैयारी की ये बात करते, इन्होंने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया है। आज भी आधे घंटे की बारिश में आईटी हो, देवली, संगम विहार, नजफगढ़, सब इलाकों में जहाँ पानी भरा हुआ है, लोग त्राही कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने नालों की सफाई नहीं की है। इन्होंने नालों की सफाई पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल के साथ गुवाहाटी के पान बाजार में हेरिटेज सेंटर और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभागीय मंत्री का पदभार संभालने के बाद ये उनका असम का पहला दौरा है। इस कार्यक्रम में बिजली मंत्री नंदिता गरलोचा, सांसद पिचुली कलिता मेधी, मेयर मृगेन सरानिया और कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ऊर्जा और आवासीय नगर निकाय के जो मामले हैं उनका दायित्व मिलने के बाद मैंने अपना दौरा शुरू किया है। आज से ही दूसरे प्रदेशों का सबसे पहला दौरा मेरा अरुणाचल प्रदेश का था और उसके बाद यहाँ गुवाहाटी आया हूँ। गुवाहाटी में कल हमारी मीटिंग्स हैं। आज संयोग से सायंकाल के समय मुझे अच्छा लगा कि यहाँ जो हेरिटेज सेंटर है और साथ में रिवर फ्रंट, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट, इसको देखने का जो अवसर मिला है, बहुत ही एक अच्छा दृश्य यहाँ दिखाई दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल में भाजपा की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि केरल में बीजेपी का शासन ज्यादा दूर नहीं है। त्रिशूर में बीजेपी को मिली चुनावी सफलता और अटिंगल, तिरुवनंतपुरम और अलापुझा में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार इस बात का सबूत है कि केरल में भी बीजेपी सत्ता में आएगी।
भारत की जनता ने स्टेबिलिटी को वोट दिया है और भारत की जनता ने कंटिन्यूटी को भी वोट दिया है। तमिलनाडु में भी हमारा वोट शेयर 11.4% पहुंच गया है एंड डेज आर नॉट फार व्हेन वी विल बी हैविंग अ गुड प्रेजेंस इन तमिलनाडु आल्सो, दैट आई वुड लाइक टू से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोहनलाल बडौली को हरियाणा में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोहनलाल बडौली सोनीपत जिले के राई से विधायक हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार था। राज्य में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और बात करते हैं भारत में बढ़ते रोजगार की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत में 46.7 मिलियन नौकरियां और मिली हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2023-2024 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही, जबकि 2022-23 में ये 3.2% थी। ये निजी सर्वेक्षणों द्वारा पेश की गई संख्या से कहीं अधिक है। निजी सर्वे के आंकड़े भारत में उच्च बेरोजगारी दर की ओर इशारा कर रहे थे। और आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री रूस की यात्रा को खत्म करने के बाद ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी यहां संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। और अधिकतर जो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वो कल होने हैं। आज प्रधानमंत्री रूस की यात्रा खत्म करने के बाद वियना ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सफल रूस का दौरा था, जिसे ख़त्म करने के बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री की अगर ऑस्ट्रिया यात्रा की बात करें तो 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रिया के चांसलर से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रिया के जो उद्योगपति हैं उनसे भी वहाँ पर उनको भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ उस मौके पर ऑस्ट्रिया के चांसलर भी मौजूद होंगे जब भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री वहाँ पर संबोधित करेंगे। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, प्रधानमंत्री रूस की सफल यात्रा को खत्म करने के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुँच गए हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है ऑस्ट्रिया का। देखिए, यूरोप की जो देश है ऑस्ट्रिया काफी महत्वपूर्ण साबित होगा बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 दशक के बाद आप कह सकते हैं कोई प्रधानमंत्री एक तरह से ऑस्ट्रिया के दौरे पर यहाँ पर आया है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके ये आता है कि इस दौरे के अंदर कई सारे हाईलाइट्स होंगे जिसमें कि बिजनेस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हाई टेक्नोलॉजी जो बिजनेस है एंड स्टार्टअप, ये कुछ प्रोमिनेंट एजेंडा पे रहने जा रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एंगेजमेंट जो है कि चांसलर हैं और प्रेसिडेंट है उनके साथ रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ भी एंगेज करेंगे, जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ भी एंगेज करेंगे और फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा दिया सके। ऑस्ट्रिया एक तरह से जिसके पास एक तरह से एक्सपर्टीज है हाई एंड टेक्नोलॉजीज की, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मल्टीपल क्षेत्र के अंदर, जिसमें भी ग्रीन कैपेसिटीज भी आता है, ग्रीन एनर्जी भी आता है, तो वो भारत को कैसे बड़े मार्केट के तौर पर भी देखता है कि कैसे एक बड़े मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को हाई एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट हैं उसको डेवलपमेंट, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भारत के साथ कोलैबोरेट किया जा सके। वहीं भारत का फोकस भी इस बात पर रहेगा क्योंकि कई बड़े एम्बिशियस टारगेट्स लेकर के चल रहे हैं भारत, जैसे कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है।
तो ऐसे ही कई ग्रीन जो एनर्जी से रिलेटेड जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सके, साथ ही स्टार्टअप को कैसे बूस्ट किया जा सके। और हम जानते हैं कि मोबिलिटी पार्टनरशिप्स जो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में ऑलरेडी है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज और जो स्किल्ड मैन पावर है उनके बीच में उनके लिए किसी सहूलियत भरा इकोसिस्टम बनाया जा सके कि वो भारत से ऑस्ट्रिया आ सके, उस बात पर भी फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के अगर कुछ बड़े कॉन्ट्रोल्स की आप बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो जाहिर सी बात है पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देना एंड ऑफ कोर्स कैसे बिजनेस टाइप को इम्प्रूव करना, खास तौर पर जो न्यू एंड टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उस क्षेत्र के अंदर ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर उस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। चंद्रशेखर। अरुण, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अब जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं तो वहाँ के समय के अनुसार आज क्या कुछ कार्यक्रम है और कल क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? देखिए, तो इन 2 दिनों को हम लोग ऐसे बांट करके देख सकते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचेंगे तो फिर उनका स्वागत भी होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ये जो चांसलर हैं उनके साथ में एंगेज करेंगे, उनके साथ एक जो प्राइवेट डिनर है वो होगा। कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट रहने जा रहा है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल मीटिंग रहेंगी, ऑफकोर्स चांसलर के साथ में भी और जो प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया उनके साथ में भी। साथ ही साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बिजनेस फोरम है, जो कई सारे उद्योग जगत है यहाँ की, उनके साथ में एंगेज करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि कई सारी भारतीय कंपनियां हैं वो भी ऑस्ट्रिया के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं और कई बड़ी ऑस्ट्रिया कंपनीज हैं, ऑस्ट्रियन कंपनीज हैं, वो भी भारत के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बिजनेस फोरम है उसको एक तरह से एड्रेस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और नो डाउट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी बातचीत होगी और साथ ही साथ जो इंडियन डायस्पोरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको भी संबोधित करेंगे, उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन कम्युनिटी पीपल टू पीपल कनेक्ट, इसको बढ़ावा देना और जो बिजनेस टाइज हैं उसको और इम्प्रूव किया सके, खास तौर पर जो नए इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र हो गया, सोलर जिसके भी प्रोमिनेंट पॉइंट रखता है, उस पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। उसके भारत से इस बात पर फोकस करेगा कि ऑस्ट्रिया जिसके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और उसका भारत कैसे फायदा उठा सके और साथ ही ऑस्ट्रिया भी एक तरह से इस बात पर फोकस करेगा कि भारत एक बड़ा मार्केट है, इस बड़े मार्केट के साथ कैसे कोलैबोरेट किया सके, इस बात पर फोकस। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री वियना पहुंच गए हैं अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा के लिए और रूस की सफल यात्रा को ख़त्म करने के बाद अब प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा शुरू हो गई है। इसी के साथ हम इस बुलेटिन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एंजॉय कीजिए सुपरहिट फीचर फिल्में क्या बोला हर रोज 1 बजे। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है